दोस्तों आज की कहानी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं राही नामक कहानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा है वो रचित है। कहानी शुरू करने से पहले है हम कुछ जो तथ्य है इस कहानी से संबंधित है वो देख लेते हैं, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आते हैं सीधे ही। तो देखते हैं वो तथ्य। राही नामक ये जो कहानी है वो किसके द्वारा रचित है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। और दूसरा तथ्य है, यह कहानी है वो सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह के अंदर है वो प्रकाशित हुई थी। और इसका वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी के अंतर्गत है इस कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। जो ये भाषा शैली जो इस कहानी की है वो संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक के रूप में ये कहानी है वो लिखी गई है तथा इस कहानी के अंतर्गत है कि मांगरोली जाति का वर्णन है वो उसका वर्णन इसमें दिखाई देता है। तो चलते हैं अब हमारी है वो कहानी के ऊपर। राही सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। अब देख लेना उसका नाम क्या है, ये सीधे सीधे नाम भी पूछ लेते हैं। तो इसका नाम था वो राही नाम था। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज की गठरी यानी अनाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। यानी उसने चोरी है वो कितने से अनाज की थी? की थी वो है 5-6 सेर की। उसने 5-6 सेर की वो चोरी की थी। और सज़ा कितने वर्ष की हुई है? वो साल भर की सज़ा हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक तो है कि अनाज कितना चुराया था? 5-6 सेर चुराया था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उसको सज़ा है राही को कितने वर्ष की हुई थी? तो उसको साल भर की सज़ा हुई थी। तीसरा क्वेश्चन था वो था कि उसने चोरी किस चीज़ की थी? तो वो है कि नाच की गठरी की उसने चोरी की थी। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। अब बताओ राही की जो जाति है वो कौन सी थी? वो मांगरोरी जाति थी। ये भी PYQ के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। और एक ये मांगरोली जाति की क्या विशेषता है? तो उसको है क्या है, मजदूरी नहीं मिलती है। वो उनका क्या है, रहन सहन है वो सब दैनिक जो क्रियाकलाप है वो मांग कर ही पूरे होते हैं। और भीख न मिलते तो फिर चोरी करते हैं। ये कौन कह रही है? अनिता जी कह रही है ये बात। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। राही ये बोल रही है कि मुझे मेरे बच्चों की याद आ गई थी। किससे बोल रही है? अनिता जी से बोल रही है। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी किए? कि तुमने उन पुलिस वालों को बोला नहीं क्या कि मैंने चोरी अपने बच्चों के लिए की है जो कि भूखे बैठे हुए हैं? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनिता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया है सरकार। यानी जो राही है उसका पति है, उसकी भी डेथ हो चुकी है पहले ही। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया।
अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। अनीता ने वो राही से पूछा कि वो किस कारण से जेल आया था। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिलाई, वहीं वह मर गया। अब उसका चालान है वो किस में हुआ? 109 के अंदर उसका वो चालान हुआ था। ये भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी। कम से कम हमें सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारे कि दूरदर्शिता के कारण सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी है और जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल जाते हैं। ये बात है वो अनीता विचार कर रही है। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय के संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ये सब कुछ विचार है वो अनीता कर रही है कि हमें वो सरकार, हम जो अपने फ़ायदे के लिए ही हमें वो जेल में आते हैं, हमको कितने बेनिफिट होते हैं, जबकि वास्तविकता में तो है सज़ा वो भुगत कौन रही है? राही जैसी स्त्रियां हैं वो भुगत रही है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या पहनने लग गए थे जो बाहर के लोग थे, जब कांग्रेस के हाथों के अंतर्गत है वो थोड़ी सी सत्ता आ गई थी, तो खद्दर पहनने लग गए थे। अन्यथा के विचारों का तांता लगा हुआ था, यह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अन्यता की विचार अन्यता को यही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अन्यता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हमें कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। वास्तविक देश कहाँ पर बताया है? वो देहातों के अंतर्गत है, वो बताया गया है।
किसानों की दूरदर्शिता से हम सभी थोड़े बहुत परिचित है, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का कितना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि हो संभालते ही माता पुत्री को और सासू बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा है वो देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना, भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विचार कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँचे पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनिता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते है वो सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल में छूटकर वह इन्हीं मांगरोली लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया। इसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा है बुनते हैं। सपने के अंदर है वो अनीता क्या देख रही है कि वो आश्रम खोलती है, छोटे छोटे है वो बच्चे एक साइड में पढ़ रहे हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ है मर्द है वो कपड़ा है वो बुनते हैं और रुई है धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तन करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। यह आज की कहानी है राही नामक, वो पूरी हो जाती है। अब इसके हमें वो कुछ क्वेश्चन वगैरह वो देख लेते हैं कि किस तरीके से परीक्षा के अंतर्गत है वो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वह भी है महत्वपूर्ण होते हैं। निश्चित रूप से अभी हमको वो सरल लग सकते हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में जब हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हो जाती है, कविताएं हो जाती है, उपन्यास हो जाते हैं, तो ये अभी आसान लगने वाले प्रश्न है वो भी हमको मुश्किल में वो डाल देते हैं। तो पहला प्रश्न है, सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये आप सोच कर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर है वो इसका जवाब लिखना। तो हम इसका उत्तर अभी देखते हैं। सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है वो 1947 के अंदर है हुआ था, यानी सी इसका ऑप्शन है सही है, राइट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, राही ने कितने शेर की वह चोरी की थी? ए 10 से 11 शेर की, बी 7 से 8 शेर की, सी 15 से 16 शेर की, डी 5 से है वो 6 शेर की। इसका उत्तर आप है दीजिएगा। और दोस्तों इसे हमारे वीडियो को है वो लाइक कर देना आप, और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो है वो साकार हो सके, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी
यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी जो भी सिलेबस है जिसके अंदर ये राही नामक कहानी है वो जुड़ी हुई है, उसकी ये तैयारी कर रहा है, तो उनको ये शेयर ज़रूर करें। तो 2 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर है वो डी, यानी उसने 5 से 6 शेयर किए, वो चोरी की थी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राही किस जाति से थी? राही भील जाति से थी, मांगरोली जाति से थी, या सहरिया जाति से थी, या आदिवासी जाति से थी? तो इसका आंसर है वो आप सोचिए। और हो सके तो दोस्तों आप है ना, हमें हर वीडियो में ये एक बात बार बार रिपीट करूँगा कि आप एक कॉफ़ी है वो साथ में लेकर बैठे, पेन को साथ में लेकर बैठे, जिससे क्या है आप टिक लगा लें कि कितने क्वेश्चन है हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और कितने हमारे राइट हो रहे हैं। अभी तुरंत हमने कहानी पढ़ी है और अभी हमारा ध्यान कितना फोकस उस कहानी पर था, इस बारे में हमको वो जानकारी मिलेगी। और धीरे धीरे यही क्वेश्चन 5-5, 7-7 क्वेश्चन से हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर है वो है बी, वह मांगरोली जाति की थी। तो चौथा क्वेश्चन हमें देखते हैं। राही चोरी किसके लिए करती है? अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, अनीता के लिए, या देशभक्ति के लिए? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वह अपने बच्चों के लिए वो चोरी करती है, ये इसका सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका कि अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यह पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? तो पहला है ए ईदगाह से, बी दुलाई वाली कहानी से, और सी है वो कंगो में कंगना, डी है उसने कहा था। तो ये गलती से है, इस छूट गया था इसका, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। थोड़ा देखिए यहाँ पे इसमें 5वें में यहाँ पे ठीक कर लिया है, सॉरी यहाँ पे डी आप में यहाँ पे राई कर लेना, उसने कहा था की जगह। तो इसके अंदर है और 5वां आंसर होगा वो राई होगा, डी ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को है वो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमको सपोर्ट करना। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहना, निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। थैंक यू।